सभी हम यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। मैं माननीय निदेशक महोदय का पूरे आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे जितने भी अध्यापकगण आज यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही जितने भी छात्र छात्राएं आज यहाँ पर इस पूरी दुनिया में करीब 6000 भाषाएं और न जाने कितनी अनगिनत बोलियां हैं, उसमें हिंदी का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी भाषा है जिसे जैसा सोचते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसके लिए अलग नहीं, अंग्रेजी में और अलग दूसरी भाषाओं में तो जो बोला जाता है, जो लिखा जाता है, वो अलग अलग होता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं करती। यही वजह है कि आज हिंदी में चाहे कितने भी तत्सम तद्भव देशज विदेशज सभी तरह के शब्दों को उन्होंने अपने अंदर समाहित कर दिया है। सिर्फ एक भाषा बोलने से उसका सम्मान नहीं होता, बल्कि उसके पीछे उनका भाव क्या है, वो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। और यही आज हम यहाँ पर इस हिंदी दिवस मनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण भी है। जब 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का तौर पर अधिकृत किया गया, क्योंकि ये भाषा ऐसी भाषा है जिसने आजादी से पहले, अगर हम क्रांतिकारियों की बात करें तो उस टाइम बाल इनकी अगर हम बात करते हैं, लाल बाल की सब अलग अलग जगह से, चाहे लाला लाजपत राय लाहौर पंजाब से थे, विपिन चंद्र पाल बंगाल से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, लेकिन उन सबको एक ही समूह में जोड़ने का जिसने काम किया वो सिर्फ हमारी भाषा हिंदी ने किया है। तो ज्यादा बहुत नहीं करने में मैं सीधा ये कहना चाहूंगा कि हिंदी ही हमारी वर्तनी, हिंदी ही हमारी व्याकरण, हिंदी ही हमारी संस्कृति और हिंदी ही हमारा आचरण। आज एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। मार्गदर्शन मिलना बहुत और अति आवश्यक है। मैं इसलिए निदेशक महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे पधारें तथा अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। देश में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी की अपनी एक ऐसी पहचान पूरे विश्व में है कि अब इसे केवल भारत की भाषा या भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा बोलकर हम इसको सीमित दायरे में नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिस प्रकार हिंदी प्रतिष्ठित होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। उन कारणों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आज हिंदी के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। आप कहेंगे कितनी विचित्र बात है, मैं खुद एमए इंग्लिश में करने वाला अंग्रेजी साहित्य का आदमी, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम हिंदी की बात कर रहे हैं। ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, न ये अंग्रेजी के विरोध में कोई भाषा खड़ी हुई उसकी बात है। मैं वो बात कर रहा हूं कि जिस देश की संस्कृति में अपने भाषा के प्रति प्रेम नहीं है, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा नहीं है, अपनी संस्कृति के प्रति जिनका लगाव नहीं है, उस देश का पतन हुआ है। ऐसे विश्व में अनेक उदाहरण हैं। जो लोग भारतवर्ष में, मुझे अभी एक वाकया याद आता है कि
नीरज चोपड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी एंड वन फेलो आस्क्ड वन क्वेश्चन इन इंग्लिश। तो नीरज चोपड़ा ने कहा कि मैं भारतवर्ष में हूं भैया, तू भारत में कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कहां ले रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस? उसने कहा हाँ इंडिया में तेरे को हिंदी आती है? हाँ आती है। तो हिंदी में बात करें ना। मुझे अच्छा लगा कि एक ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट इतने बेबाक तरीके से उन लोगों के मुंह पर तमाचा मार सकता है जो लोग ढोंग करते हैं इस बात का कि हमको हिंदी अच्छी नहीं आती है। आई कांट स्पीक हिंदी। व्हाट नॉनसेंस। तू पैदा भारत में हुआ साले, तुझे यह नहीं पता कि तेरी इस मातृभूमि की जिस भाषा के लिए तेरी पहचान बनी उसको तुम दोयम दर्जे का कह रहे हो? ऐसे दुष्ट वृत्ति के लोग हैं। बातें बॉलीवुड की करते हैं, बॉलीवुड में सब हिंदी फिल्मों के स्टार्स हैं और जब भी इंटरव्यू लेंगे तो वो बड़े अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं। ये कौन सा दोगला चरित्र है, ये दोहरा चरित्र है। आप बातें तो हिंदी फिल्म की कर रहे हैं, काम हिंदी फिल्मों में कर रहे हैं और अब इंटरव्यू अंग्रेजी में दे रहे हैं। वाह भाई। हिंदी दिवस में उन लोगों को यह बात समझने की जरूरत है कि जहां अंग्रेजी की बात मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जहां क्लासरूम में आपको पढ़ाना है, वहां आपको भाषा सीखनी है और इंग्लिश का एक्सपोजर बढ़ाना है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन क्या अपनी भाषा को रेस्पेक्ट करना अगर आपके टीचर नहीं सिखाएंगे, ये इंस्टीट्यूशन नहीं सिखाएगी, तो भारत की हिंदी भाषा का सम्मान क्या ब्रिटेन में जाके सीखेंगे? उन फ्रांस वालों से पूछिए, वो फ्रांस में आप अंग्रेजी में बात करेंगे वो कोई जवाब नहीं देंगे। वो जानते हैं, दे आर वेल अवेयर, दे नो इंग्लिश बट दे डू नॉट रिप्लाई। सॉरी, सीधा मना कर देंगे। फ्रेंच कितना पास है, फ्रांस और ब्रिटेन में कितनी दूरी है? इसलिए सबसे पहले तो ये कि जिस दिन जब हिंदी बोले तो शुद्ध हिंदी बोलिए, जब अंग्रेजी बोले तो अंग्रेजी भी शुद्ध बोलिए। हम ये जो लैंग्वेज की घाल घुसेड़ करते ना, बाइलिंगुअल हर कुछ ही इंग्लिश, इस इंग्लिश से बचिए। अगर आप हिंदी बोल रहे तो हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोल रहे तो इंग्लिश ही बोलिए। बात करते हैं इतिहास की। हिंदी साहित्य के बारे में बहुत लोगों को ये बहुत गलतफहमी है कि हिंदी बहुत बात की भाषा है, देवभाषा, संस्कृत है। संस्कृत ही सबकी जननी है, संस्कृत ही सबकी जननी है। मराठी देखिए, कोई भी देखिए, बंगाली देखिए। अभी कल इंडोनेशिया के जो 15 लोग आए थे, उनके शब्दों से, उनके नामों से पता चल रहा था कि वो संस्कृत से निकले हुए शब्द हैं। अगर आप कश्मीर में चले जाएं तो कश्मीरी भाषा का उच्चारण सीधे सीधे संस्कृत जैसा है। ये समझाने की बात है। सारी भाषाओं की जननी कोई है तो संस्कृत है, और संस्कृत का ही अपभ्रंश रूप है, एक्सटेंशन है, वो हिंदी है। हिंदी वैदिक भाषा, कोई ये ना समझे कि बहुत बाद में बनी। संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने प्राकृत को इसलिए अपनाया कि उसमें थोड़ा संस्कृत से थोड़ा इजी पड़ता था। यह बहुत दुखद बात है कि आज दुनिया से प्राकृत विलुप्त हो गई, लेकिन जो मूल भाषा थी संस्कृत, वो नहीं विलुप्त हुई, प्राकृत विलुप्त हो गई। प्राकृत को पढ़ने वाले एक्सपर्ट चाहिए आज की तारीख में। अगर प्राकृत भाषा को पढ़ना है तो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। तो बौद्ध और जैनों ने जब प्राकृत को अपनाया, तब लोगों को सरल रूप से किसी चीज को समझने के लिए हिंदी भाषा का तेजी से विकास हुआ। वैदिक काल के अंदर हिंदी का जो विकास है वो दोहों में है, पद्यों में है, पोएट्री में है, नॉट इन प्रोस, गद्य में नहीं है। पहला ऐसी विश्व की भाषा है, इस पे गर्व करना सीखिए कि दुनिया की पहली एकमात्र भाषा है हिंदी, जिसने अपने इतिहास के पन्नों में आदिकाल से लेकर बीच में एक ऐसा काल आया जब मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण किया,
मुगलों के आक्रमण के समय हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों को, हमारे मूल्यों को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे मंदिरों को, हमारे पर्वों को, उत्सवों को बचाने के लिए एक चैलेंज खड़ा हो गया। उस समय देश में, पूरे विश्व में एकमात्र भाषा है जिसके नाम पर आंदोलन चला, और वो था भक्ति आंदोलन। हिंदी एकमात्र भाषा है जिसने आंदोलन चलाया, भक्ति आंदोलन। और उस समय सटीक कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, इन सब ने मिलकर लोगों को जगाने के लिए कि तुम ये क्या कर रहे हो। कबीर के दोहे कैसे थे? बिल्कुल सटीक, खोपड़ी खोलने वाले हैं। मैं कबीर की उस कबीर चौरा पे जाके आया हूं। मैं मीरा की भक्ति, उस समय ये जो भक्ति काल था, ये हिंदी का रिचेस्ट पीरियड है। आज हिंदी साहित्य के अगर सबसे श्रेष्ठ किसी कवि का नाम लिया जाए तो गोस्वामी तुलसीदास का नाम ध्यान में आता है। ये भक्ति काल था जिसने पूरी दुनिया में आंदोलन खड़ा किया इस भारतवर्ष में। इस भारत की संस्कृति को बचाने में कोई एक भाषा यदि सबसे इंपॉर्टेंट रही, वो हिंदी थी। और विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि किसी भाषा ने कोई आंदोलन खड़ा किया हो, और हिंदी एकमात्र भाषा थी जिसने आंदोलन खड़ा किया, जिसको हम भक्ति आंदोलन बोलते हैं। और ये भक्ति आंदोलन से हमारे देश की सनातन संस्कृति बची। उसके बाद का काल रीति काल आया। रीति काल में ऐसा समय था कि भाट और चारणों ने अपने राजाओं का यशगान किया। उस समय स्त्रियों के, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन उसमें किया गया। संस्कृत में भी होता था। संस्कृत में तो और भी श्रेष्ठ रूप में, अगर आप कालिदास की रचनाएं पढ़े तो आज के तुम्हारे फिल्म लिरिक्स लिखने वाले भी कहीं नहीं उनके टच होते हैं। इतनी जबरदस्त परिकल्पना, क्या कल्पना की उड़ान कालिदास के। आप पढ़िए तो सही है, कालिदास का रघुवंशम पढ़ के देखिए। उन्होंने सीता और राम के श्रृंगार का, संवाद का जो श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, देख रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भर्तहरि ने जो श्रृंगार शतकम लिखा, वो हिंदी में नहीं लिखा, संस्कृत में लिखा, लेकिन उसका जब हिंदी में भी अनुवाद हुआ तो लगता कि कितना श्रेष्ठ, कल्पना से परे इतना जबरदस्त साहित्य सृजन हिंदी साहित्य में हुआ है। इस रीति काल के बाद का काल, फिर उसके बाद आधुनिक काल आ जाता है, जब हिंदी को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। उस समय फिर हमको मुंशी प्रेमचंद मिले, जयशंकर प्रसाद मिले, महादेवी वर्मा मिली, नीरज, कई दुनिया भर के, गोपाल दास जैसे कवि, हाँ, दुनिया भर के ऐसे ऐसे कवि, ऐसे लेखक जिनके बारे में हम उनकी जीवनी पढ़े तो क्या कमाल का काम करते थे। व्यंग्यकार थे हरिशंकर परसाई, क्या व्यंग लिखते थे। आज तो लिखने की कला गायब हो गई। हिंदी लिखने को बोले एक पैराग्राफ से ज्यादा नहीं लिख पाते बच्चे। बोलना तो बहुत दूर की बात है, कोई स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अभी मैंने उस लड़की को कहा था तू संस्कृत के श्लोक पढ़, उसका उच्चारण सही था। फिर मैंने कहा तू मेवाड़ी में भी पढ़ना। जब श्रद्धांजलि सभा हो रही थी तो लोगों को पता चले मेवाड़ी भी हमारी भाषा है। अब भाषा और बोली में थोड़ा सा अंतर है। बोलियां लोकल स्तर पर जो बोली जाती है उन्हें बोलियां बोलते हैं। उसका कोई शुद्ध व्याकरण नहीं होता, उसका कोई शुद्ध फॉर्मेट नहीं होता। इसलिए राजस्थानी को आज दिन तक भाषा की मान्यता नहीं मिली, क्योंकि हमारा अपना व्याकरण का सिद्धांत नहीं है। इसलिए अभी भी रोज लड़ते हैं राजस्थानी को मान्यता मिले, लेकिन राजस्थानी भाषा में नहीं आकर बोली में आती है। इसलिए यह बात समझने की कि हमारे देश में प्रारंभ में जब भारत आजाद हुआ तब उस समय लोगों ने एक आंदोलन चलाया। मैं किसी भाषा के विरोध में नहीं हूं। तमिल साहित्य बहुत श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, लेकिन हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसने इस पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया हुआ है। और पहले जमाना था कि वो दक्षिण के लोग हिंदी नहीं समझते थे, वहां चले जाएंगे तो वो हिंदी नहीं बोलेंगे, हम बात कैसे करेंगे। अब तो आप अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, वहां के कुछ लोग हिंदी, सामान्य हिंदी समझते हैं। आप दुबई में चले जाइए, हिंदी में बात करिए, सभी हिंदी समझता है। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो हिंदी नहीं समझता हो दुबई में आपको। तो हिंदी भाषा के इस गौरवमयी इतिहास को, शुद्ध हिंदी बोलना सीखिए, शुद्ध लिखना सीखिए। हम
घसड़ पसड़ जो करते रहते हैं ना, वो घसड़ पसड़ मुझे ठीक नहीं लगती। एक और गलतफहमी हमको है कि हमारे देश में हमारी जो भाषा है उसमें, उन भाषाओं में उर्दू एक हमारी भाषा है। लोगों को ये गलतफहमी कि उर्दू हमारी भाषा नहीं है। उर्दू भारतीय भाषा है, विशुद्ध भारतीय भाषा है, जिसका विकास वो भारत में हिंदी के साथ विकसित हुई वो भाषा है उर्दू। उर्दू भी बड़ी सोफिस्टिकेटेड, जिसको बोलते हैं बड़ी संजीदगी वाली भाषा है उर्दू। उर्दू की शायरी हम सुनते हैं, मैं सुनता हूँ, गजलें सुनता हूँ, नज़में सुनता हूँ। आपके कई सारे हिंदी गानों में उर्दू और हिंदी शब्दों का गालमेल पता ही नहीं चलता, क्योंकि उर्दू भी भारतीय भाषा है। तो समझिए, शब्दों को जानने की कोशिश करिए, हिंदी को भी, हिंदी साहित्य को पढ़िए। कामायनी कितने लोगों ने पढ़ी? एक भी जने ने नहीं पढ़ी होगी। जयशंकर प्रसाद की, हाँ, किसने पढ़ी? भगवती शरण वर्मा की चित्रलेखा, किसी टीचर ने पढ़ी? पढ़िए चित्रलेखा, क्या साहित्य है। आप सोच नहीं सकते क्या शब्दों का चयन है। मैंने 3 ले रखी है। मैं, आप कहेंगे क्या पागलपंती, किताब तो एक अच्छी है, एक उसका कलेवर अच्छा था तो मैं वो भी उठा लाया, बड़ी मोटे टाइप है, सुंदर लगी, लाइब्रेरी में दे रखी मैंने। चित्रलेखा पढ़ी है। क्या क्या लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ी है। नमक का दौरी है। अगर कहानी पढ़ते हुए तुम्हारे रोना ना आए तो प्रेमचंद का लिखना बेकार है। उर्दू और हिंदी बीच बीच में शब्द आते थे, प्रेमचंद ने उसमें भी लिखा है। आप निर्मल वर्मा की रिपोर्टाज पढ़िए, संस्मरण पढ़िए, यात्रा के वृतांत कैसे कितने आकर्षक हो सकते हैं, निर्मल वर्मा को पढ़िए। मैं पढ़ता हूं इसलिए बोल रहा हूं डंके की चोट पर, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूं। हरिशंकर परसाई इतने चुटीले होते थे कि आपको काटते थे, व्यंग्यात्मक भाषा में वो लिखते थे। कमलेश्वर को पढ़िए, उनकी हरिवंश राय बच्चन की कविताएं, उनकी कविताएं, मधुशाला, क्या लिखी मधुशाला, पढ़िए तो सही। वो जीवन में लगता है, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगा उसने मधुशाला लिखी। साहित्य की ऊंचाई देखिए। ऐसे अनेक मूर्धन्य हिंदी साहित्य के शिल्पी हुए। आधुनिक साहित्यकारों में बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जो आज भी अपनी रचनाओं से लोगों को आंदोलित करते हैं। कवि दुष्यंत आधुनिक शैली के जबरदस्त, हाँ, क्या दुष्यंत ने लिखा, आप पढ़िए उसको, अद्भुत। और आजकल नए नए बड़े बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनको हम रोज YouTube पर सुन लेते हैं और जिनके बारे में ज़्यादा यहाँ विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके हिंदी के टीचर आपको समझाएंगे, लेकिन हिंदी के इतिहास की जानकारी भी आपके टीचर्स को देनी चाहिए। इसलिए मुझे आज लगा कि सवेरे मैं आपको कुछ हिंदी के बारे में थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी दे सकूं। इसके लिए मैं समय निकाल कर आपके बीच उपस्थित हुआ। आपने ध्यान से मुझे सुना। हिंदी की बिंदी को जिंदा रखने के लिए हमें शुद्ध हिंदी का उच्चारण आना चाहिए, हिंदी को सम्मान देना आना चाहिए, और हिंदी बोलने वाले को कभी नीचा सेकंड दोयम दर्जे का कभी नहीं समझना चाहिए। हाँ, उसको कभी ये मत समझिए कि ये बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है तो बहुत अच्छा आदमी, और ये केवल हिंदी बोल रहा है इसलिए बहुत बेकार आदमी है। ये जो एक आधुनिकता की जो देन है, इसको बदलिए। दोनों भाषा पे कमांड होना चाहिए, इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। जहां कहीं किसी को दो टूक जवाब देने की जरूरत हो और वहां आपको इंप्रेशन देना हो अंग्रेजी का, तो इंग्लिश भी अच्छी बोलनी आनी चाहिए। अभी गत दिनों वहां एक रैली थी, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर न्यूज एंकरिंग करने वाले यहाँ चल रहे थे। अब वो ढूंढ रही थी कोई अंग्रेजी में बोले कि कोई तो जवाब इंग्लिश में दे, सब हिंदी में दे रहे, मेरे पास आई। फिर मैंने उसको इंग्लिश में जवाब दिया। वो खुश हो गई कि चलिए कोई इतनी भीड़ में कोई इंग्लिश में ढंग से जवाब देने वाला तो मिला। भाषा सब आनी चाहिए।
हमारे देश की जितनी भाषाएं सीख सको। सिंधी, अब सिंधी लोग कभी घर में सिंधी के सिवा बात नहीं करते हैं, और हमारे मेवाड़ में हमारे मेवाड़ी लोगों को शर्म आती है मेवाड़ी में बात करते हो, घर में बात नहीं करते हैं। ये बचेगी कहां से भाषा, बोली कहां से बचेगी? पंजाबी मिलेगा पंजाबी में बात करेगा, गुजराती मिलेगा गुजराती में बात करेगा, हाँ, बंगाली मिलेगा बंगाली में बात करेगा, लेकिन मेवाड़ी मिलेगा तो वो मेवाड़ी में बात करने में शर्म महसूस करेगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? मैं ये नहीं कहता आप स्कूल में मेवाड़ी बोलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। घर में बोलिए, बाहर बोलिए, आपस में बातचीत करिए, तो मेवाड़ी भाषा भी, अपनी बोली भी बोलिए। इतना ही अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति आपका प्रेम रहना चाहिए। आप सबने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, और जो और भी शाखाओं में मेरी बात सुन पा रहे हैं उन सबको भी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद। लाख अंग्रेजी का तूफान आए पर हिंदी हिला नहीं सकती, लाख अंग्रेजी का तूफान आए पर हिंदी को हिला नहीं सकती, अंग्रेजी कहे खाए पर हिंदी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अंग्रेजी कहे खाए पर हिंदी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अंग्रेजी दवा बनकर आती है तो हिंदी दुआ बनकर आती है, अंग्रेजी दवा बनकर आती है तो हिंदी दुआ बनकर आती है, अंग्रेजी आपस में देशों को जोड़ती है तो हिंदी आपस में दिलों को जोड़ती है, अंग्रेजी आपस में देशों को जोड़ती है तो हिंदी आपस में दिलों को जोड़ती है। हमारी एकता और अखंडता हमारे देश की पहचान है, हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। वंदे मातरम। हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी के समक्ष आज मुझे कविता प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ, परंतु उससे पहले मेरा आप सभी से प्रश्न है कि हिंदी दिवस क्यों? क्या आप में से किसी ने इंग्लिश डे सुना है? नहीं ना। अगर भारत जैसे देश में हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़े तो हम खुश हो गए, यह सोचने का विषय है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली सुंदर मधुर रोमाणी भाषा है। तो जब एक हिंदुस्तानी अपनी मातृभाषा को फीका समझ विदेशी भाषाओं को आधुनिक मॉडर्न समझता है, तो मैं कोई विज्ञान का छात्र एक कविता के माध्यम से अपनी वेदनाएं प्रकट करता हूँ। क्या विडंबना है, पंक्तियों में देखिए कि परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, वो परिधान बचाने में उमड़ी थी ज्वाला शौर्य क्रांति माँ की आन बचाने में। पर क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ अभियानों, क्या अर्थ हुआ अभियानों का, संघर्षों का, बलिदानों का, उत्स्फूर्त ओजस्वी छाया का रण में, उत्स्फूर्त ओजस्वी छाया का रण की खून से लथपथ काया का, था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, 47 गुलाम गया, मुगलों गौरव से जीता पर काले अंग्रेजों से हार गया। अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द मधुरम लगते हैं, साहित्य शब्द सी भाषा के तीर अब जीवन से लगते हैं। वेदों में तो किस्से हैं, आज के युवाओं की विचारधारा कि वेदों में तो किस्से हैं, इतिहास इन्हें बस रहने दो, तुलसी काली को मूक रखो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से तब झुक जाता है जब भारत माँ का बच्चा हिंदी कहने में कतराता है। हिंदी क्या है? पंक्तियों पर ध्यान दें। माथे का चंदन हिंदी है, भारत का बंधन हिंदी है, कौरव का मर्दन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी है। ये हिंदी राग नहीं, हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, लोगों के दूषित भाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। अरे जोड़े जो 29 बच्चों को, हिंदी तो भारत माँ की आशा है, हिंदी तो भारत माँ की आशा है। पर तिरस्कार उस आशा का कर्म लघु बन खाता है जब हिंदी माँ के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, हाँ हिंदी पर अभिमान है। भारत माँ का बच्चा हूँ, उसकी भाषा का सम्मान है, उसकी भाषा का सम्मान है। भारत माता की जय। के बारे में सर ने जो जानकारियां हमको प्रदान की और हिंदी भाषा के बारे में सर ने जो एक विशेषता सर ने जो बताई, वो हम सब के लिए बहुत ही ग्रहण करने योग्य है। तो मैं आज सर को इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामायण सदन की ओर से सर को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम।